जिंदगी में क्लैरिटी ज़रूरी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में क्लैरिटी ना प्रोजेक्ट करना, एम्बिगिटी रखना भी काम आता है। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन से मीडिया ने पूछा कि अगर ताइवान पर चाइना फोर्स का इस्तेमाल करता है तो क्या ऐसे में यूएस मिलिट्री डिफेंड करेगी? तो मिस्टर बाइडेन का आंसर था जी हाँ। मीडिया में डिबेट स्टार्ट हो गई, क्या ताइवान को लेकर ये यूएस का स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी से स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी तक आना ये शो कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे है क्या स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी और ये क्लैरिटी? देखिए, यूएस वन चाइना पॉलिसी को मानता है ऑफिशियली, यानी ताइवान को ऑफिशियली चाइना का पार्ट मानता है। ताइवान को अलग से देश रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन अनऑफिशियली ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखता है। और साथ में एक कानून भी है जो यूएस सीनेट ने पास किया था, ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979, जिसके तहत वो ताइवान को हथियार भी बेचता है। तो आपको नहीं लगता एक एम्बिगिटी है, एक तरफ ऑफिशियल देश ना मानना और दूसरी तरफ राजनयिक संबंध भी रखना और हथियार भी बेचना। लेकिन अब ये कहना कि हम आपको बचाने के लिए भी आएंगे, तो ये तो क्लैरिटी वाली बात हो गई ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, कैसे ये इवॉल्व हुआ, इसकी तय तक हमें जाना है। शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जो लोग यूपीएससी प्री मेंस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो ऐसे में एनरोल हो सकते हैं अभी 9999 में, और ये त्यागी फ्लैश आप कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर शशांक त्यागी फॉर यू में जुड़ सकते हैं और आपको ये PDF यहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। सबसे पहले तो व्हाट इज़ ताइवान इशू। देखिए, ये है ताइवान एंड दिस इज़ मेनलैंड चाइना। ताइवान अपने आप को बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना जो मेनलैंड है वो बोलता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये है ताइवान स्ट्रेट। 1945 से 1949 सिविल वॉर चल रहा था। किसके बीच में? एक तरफ थी कोमिंटांग गवर्नमेंट, नेशनलिस्ट फोर्सेस, और दूसरी तरफ थी कम्युनिस्ट फोर्सेस अंडर माओ ज़ेडोंग। जब से किंग डायनेस्टी गई थी उसके बाद एक आवाज़ उठी थी कि पूरे चाइना पर एक ही सरकार होनी चाहिए। सपना था मिस्टर सुन यत सेन का। उसके बाद चिंग काई शेक की लीडरशिप आती है, कुमिंटांग पार्टी को लीड करते हैं और वहाँ पर सरकार की स्थापना करते हैं। लेकिन चैलेंज देती है माओ ज़ेडोंग की लीडरशिप वाली कम्युनिस्ट फोर्सेस। शुरुआती फेज में कम्युनिस्ट फोर्सेस बैकफुट पर होती हैं, चिंग काई शेक मजबूत होते हैं, लेकिन फिर चीज़ें बदलती हैं और अब जो चिंग काई शेक की पार्टी है वो डिफीट होती है और ऐसे में उनको रिट्रीट करना पड़ता है मेनलैंड चाइना से, और वो पहुँचते हैं फॉर्मोसा आइलैंड यानी कि ताइवान। वो ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि ये पूरा चाइना यहाँ से गवर्न होता है, हम हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन तब तक कम्युनिस्ट फोर्सेस का होल्ड सारे एरिया में हो जाता है और ऐसे में वो कहते हैं हम हैं ट्रू चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी शुरुआती फेज में तो ये डिबेट थी कि चाइना की ऑफिशियल गवर्नमेंट है कौन। उस समय यूएस और उनके समर्थन वाले देशों ने तो ताइवान कोमिंटांग पार्टी को ही ऑफिशियल चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव माना, और इसी वजह से इवन यूएन में भी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि आज का ताइवान ही ऑफिशियल मेंबर था। इवन यूएनएससी में परमानेंट सीट थी ताइवान के पास। कोल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यूएसएसआर के साथ अलाइन था। आपको समझ में आ ही गया होगा, कम्युनिस्ट ब्लॉक, राइट? यूएसएसआर कम्युनिस्ट एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्युनिस्ट। यहाँ पर जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो यूएसए के साथ अलाइन था। उसने कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को अपनाया अपनी तरक्की के लिए। अब ये कोल्ड वॉर वाला इशू चल रहा है, तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट आपको ताइवान स्ट्रेट में भी देखने के लिए जाहिर सी बात है मिलेगा, राइट? अब लेकिन 1970s में जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट होती है। आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। मैटर क्या करता है? नेशनल इंटरेस्ट। और ऐसे में ये हुआ दोस्त दोस्त ना रहा, यानी कि जो ताइवान को अब तक ऑफिशियल मानता था कि ये है देश, और आज यूएस अब शिफ्ट हो रहा था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ। ऐसा क्यों? इसमें खुद यूएस के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। इस दौरान 1970s में कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर और चाइना में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स उभर कर सामने आने लगे। तो ऐसे में दो कम्युनिस्ट बड़े नेशंस आपस में दे आर नॉट हैविंग गुड रिलेशंस। यूएस ने रिकॉग्नाइज करा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में कुछ लीडर्स ऐसे थे चाइना के जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना चाहते थे और न्यू मॉडल्स। इस बात को यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर हेनरी किसिंगर ने पहचान लिया और वो
आते हैं चाइनीज़ विजिट पे। चाइना में मिलते हैं वो झोउ एनलाई से। ऑफिशियली 25 घंटे की एक मीटिंग होती है और इसमें कोई इंटरप्रेटर भी नहीं रखा जाता। इतनी सेंसिटिव मीटिंग ये मानी गई कि कहीं कोई बात आउट ना हो जाए। मीटिंग का निष्कर्ष निकलता है कि अब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली है। यूएस एक कैपिटलिस्ट नेशन हाथ मिलाने वाला है चाइना से और कमज़ोर करने वाला है अपने ही पड़ोस में यूएसएसआर को। ये बात जब वो जाकर व्हाइट हाउस में बताते हैं तो उसके बाद उस समय के जो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ थे मिस्टर अलेक्जेंडर हेग, वो आते हैं फिर चाइना और वो ग्राउंड वर्क प्लान करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट आएंगे तो किन किन पॉइंट्स पर सहमति बनेगी। ग्राउंड वर्क तैयार हो जाता है और उसके बाद होती है हिस्टोरिक विजिट ऑफ मिस्टर रिचर्ड निक्सन। निक्सन की इस विजिट को मीडिया ने बहुत अच्छे से कवर किया और ये कहा गया कि नाउ इट इज़ गोइंग टू शिफ्ट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। फाइनली होता क्या है, चाइना तो हाथ मिला लेता है लेकिन कुछ कंडीशंस तो होंगी ना। यानी कि रिचर्ड निक्सन मानते हैं वन चाइना पॉलिसी को, यानी कि आज तक जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अलाइन थे अब पीआरसी के साथ अलाइन हुए और इसका इफेक्ट भी दिखने लग गया। यूएस ने कहा ठीक है, अब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही असली गवर्नमेंट है पूरे चाइना की, तो यूएन में भी अब रिप्लेस कर दो रिपब्लिक ऑफ चाइना को पीआरसी से, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से। तो ताइवान को रिप्लेस कर दिया गया, वन चाइना प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया गया। इस दौरान जो कुमिंटांग पार्टी द्वारा वो सरकार बनाई गई थी ताइवान में, उस पर भी करप्शन के आरोप लगने लगे, डोमिनेशन के आरोप लगने लगे, क्योंकि एक वन पार्टी गवर्नमेंट बनाई गई थी ताइवान में। जनता को ज़रूरत पड़ी कि नहीं, हमें तो मल्टी पार्टी चाहिए, तो वहाँ पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी उभर कर सामने आने लगी। इसी दौरान चाइना भी अपने आप को बदल रहा था, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ डेंग जियाओपिंग। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे सर ये बात हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसका रीज़न है, जो आज हम यूएस की पॉलिसी में शिफ्ट की बात कर रहे हैं, यूएस ज़्यादा क्लियर हो रहा है ऐसी बात की जा रही है, इसके पीछे ताइवान की खुद की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी है। पिछले 2 बार से जो पार्टी जीत रही है वो न्यू ताइवान आइडेंटिटी, प्रो इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा बात कर रही है। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों के साथ साथ खुद उनके अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण भी हैं, जिसकी वजह से ये डिबेट चल रही है। सो हैज़ द यूएस स्टांस ऑन ताइवान क्वेश्चन इवॉल्व वर्सेस चाइना, क्या पिछले कुछ समय में इवॉल्व हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल इवॉल्व हुआ है। देखिए, मिस्टर बाइडेन से पूछा गया, उन्होंने कहा हाँ, वी प्लेजेस टू डिफेंड ताइवान इन फेस ऑफ चाइनीज अटैक। अब क्या कभी भी अटैक हुआ तो यूएस एक्चुअली मिलिट्री को भेजेगा या फिर डिफेंड का मतलब है कि हम हथियार देंगे जिस तरीके से यूक्रेन को दिए हैं? तो यूक्रेन को हथियार दिए गए और इंटेलिजेंस दी गई। तो अब यहाँ पर मीडिया ने अब और ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में पीआरसी ने कहा, अब इसका बैकग्राउंड देखिएगा, अभी आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि किस बात को कैसे इंटरप्रेट करता आया है यूएस। जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ 1972 में रिलेशंस बने तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ कुछ एप्रीहेंशंस तो थी, यानी कि एक तरफ कम्युनिस्ट है एक तरफ कैपिटलिस्ट है, तो आपस में कुछ दिक्कतें थी। उन दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए कुछ डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते रहे, जैसे कि शंघाई कम्युनिक 1972, यानी कि दोनों ने ऑफिशियली कहा कि देखो हम तो मानते हैं कि देयर इज़ वन चाइना, ताइवान स्टेट के दोनों तरफ चाइना ही है, एक ही चाइना है। फिर बीच में दोबारा जब कन्फ्यूज़न इस्टेब्लिश होने लगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन कम्युनिक रखा गया। नॉर्मलाइजेशन कम्युनिक मतलब नाम से ही पता लग रहा होगा, यानी कि चाइना और यूएस के रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए जो कुछ गैप्स थे उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। फाइनली 1982 का कम्युनिक, जैसे आपको 1972 के कम्युनिक में जरा स्टेटमेंट देखिएगा, ऑल चाइनीज ऑन ईदर साइड ऑफ द ताइवान, ताइवान स्टेट के दोनों तरफ एक चाइनीज ही है, मेंटेन दैट देयर इज बट वन चाइना एंड ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। हालांकि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी यूएस ने रखी, ये तो कह दिया कि एक चाइना है ताइवान स्टेट के दोनों तरफ, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना भी तो, यानी कि ताइवान भी तो यही बात कहता है कि ताइवान स्टेट के दोनों तरफ चाइना ही है और जो ताइवान है ये मेन चाइना का पार्ट ही है। लेकिन बस ताइवान ये कहता रहा है रिपब्लिक ऑफ चाइना कि हम हैं असली सरकार इस पूरे चाइना की, यानी कि मेनलैंड चाइना पर भी हम ही हैं। तो कहा गया कि इसमें कुछ एम्बिगिटी यूएस ने रखी है। 1979 में दोबारा फिर कम्युनिक रिलीज किया गया दैट देयर इज वन चाइना एंड ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि हम अनऑफिशियली
अगर कुछ कांटेक्ट रखते हैं ताइवान के साथ तो चाइना इसको ये ना माने कि हम एग्रेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। 1979 से 82 के बीच यूएस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हम रेस्पेक्ट करते हैं चाइनीज गवर्नमेंट की इस इंटेंशन का कि वो कहते हैं कि ताइवान मदरलैंड का ही पार्ट है, एक रोग स्टेट है और पीसफुल तरीके से अल्टीमेटली वो मदरलैंड का पार्ट बन जाएगा। तो हम इस व्यू का सम्मान करते हैं और इस पैसिफिक ओशन में शांति हमारी प्रायोरिटी है। ये बात ऑफिशियली यूएस ने एक्सेप्ट की। साथ में ये भी कहा कि हम ताइवान को कमर्शियल, कल्चरल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के हिसाब से कनेक्ट करते रहेंगे। इससे चाइना ये ना माने कि हम उनकी सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाइना ने कहा ठीक है, चलो ये हम मान लेते हैं। और 1979 में ही TRA यानी कि ताइवान रिलेशंस एक्ट पास होता है यूएस कांग्रेस से, और उसके तहत यूएस कहता है कि हम हथियार बेचेंगे ताइवान को डिफेंस के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं मदरलैंड का पार्ट है, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा नहीं करेंगे, और एक तरफ उनको हथियार बेच रहे हैं अलग से। देखिए इसमें दोनों रीज़न है, मतलब डोमेस्टिक भी है यूएस के लिए, क्योंकि देखिए यूएस की आर्म्स लॉबी काफ़ी पॉपुलर है, राइट। वो क्यों एक मार्केट को जाने देगी अपने हाथ से, कमाई का साधन है, राइट। दूसरा, ताइवान ने इस दौरान अपनी सेमीकंडक्टर प्रोनेस को डेवलप करना स्टार्ट किया था, मींस कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को अपनाया। तो वहाँ पर जो पोटेंशियल था उसका इस्तेमाल यूएस मार्केट करना चाहती थी। वैसी एक्सेसिबिलिटी चाइना की तरफ से नहीं थी। देखिए चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा था आफ्टर 1979 यू कैन से, क्योंकि डेंग जियाओपिंग लीड कर रहे थे। लेकिन जब बात आती है R&D की, टेक्नोलॉजी की, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट ताइवान ये उससे आगे था। तो यानी कि खुद डोमेस्टिक नीड के हिसाब से उनके लिए ज़रूरी था कि ताइवान को प्रोटेक्ट भी किया जाए, लो भाई हथियार, और दूसरा अपनी ज़रूरतें भी पूरी की जाए। तो ये चल रहा था। इसके बाद मैंने कहा एक तो डोमेस्टिक हुआ, एक इंटरनेशनल हुआ। रीज़न पैसिफिक ओशन है, एक साइड चाइना है तो दूसरी साइड यूएस भी है। तो यूएस अपने खुद के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए इस पैसिफिक में छोटे छोटे बेसिस रखता है, आर्मी बेसिस। और जापान 1945 के बाद उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी यूएस ने लिया था। तो ऐसे में अगर चाइना एग्रेशन करता है तो ऐसे में उसको काउंटर करने के लिए उसके आसपास के, आपको नहीं लगता कुछ टेरिटरीज पर यूएस का प्रभुत्व ज़रूरी है? तो इस लिहाज से ताइवान इंपॉर्टेंट है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ यूएस एज वेल एज जापान। अब नाउ विद दीज फाउंडेशनल चेंजेस, अब हमें एक बात समझ में आई कि यूएस डेलिकेट बैलेंस कर चल रहा है। वो चाइना को नाराज़ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर नाराज़ करा तो वो यूएसएसआर का अगर साथ हो गया तो यानी कि और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कम्युनिस्ट ब्लॉक, और वो नहीं करना चाहते। और साथ में अपनी जो ये इंटरनेशनल और अपनी डोमेस्टिक रीजन जो है, इसकी वजह से ताइवान के साथ भी बनाकर रखना चाहता है अलग से। तो एक डेलिकेट बैलेंस बनाकर रखा। अब ये डेलिकेट बैलेंस आएगा कैसे? जब आप अपने वक्तव्य में एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी रखेंगे। अभी पूछा गया कि अगर यूक्रेन के साथ ये हुआ तो ऐसे में आप जब ताइवान के साथ होगा तो क्या करेंगे? तो ऐसे मिस्टर बाइडेन कहते हैं कि देखो ताइवान के साथ हम फर्दर जाएंगे, यूक्रेन के साथ आर्म से इंटेलिजेंस करिए, उसके साथ फर्दर, यानी कि फर्दर का मतलब मिलिट्री सपोर्ट हो सकता है। मिस्टर बाइडेन कहते हैं दे आर ऑलरेडी फ्लर्टिंग विद दिस ताइवान के एयर डिफेंस जोन में, जो ताइवान ने खुद कहा है कि हमारा है। चाइना कहता नहीं आपका कुछ नहीं, आप तो हमारे हैं, राइट। लेकिन चाइना उस जगह पर फाइटर प्लेन्स भेज रहा है। तो ऐसे में मिस्टर बाइडेन कहते हैं कि ये बिगड़ सकती हैं स्थितियाँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि चाइना इन्वेड करेगा ताइवान को, ऐसा मिस्टर बाइडेन का कहना है। लेकिन सिमिलरली वर्ल्ड को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे एक्शंस को स्नब करे, यानी कि अगर एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है कि दुनिया के अलग अलग देश शांत बैठकर केवल अपने हितों की ना सोचें, क्योंकि आज अगर आप अपने हितों की सोचोगे और वो ताकत और मजबूत होगी, कल आपके हित भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। ये मैसेज मिस्टर बाइडेन दे रहे हैं। प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन, ये जो अभी उन्होंने कहा कि हम प्रोटेक्ट करने आएंगे मिलिट्रीली, तो ऐसे में अब फ्रेश टेंशंस बिल्ड हो गई हैं यूएस और चाइना के बीच। व्हाई इज द इशू सिग्निफिकेंट टुडे? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ताइवान के एक तरफ आपको चाइना दिख रहा है और एक तरफ आपको यहाँ पर यूएस दिख रहा है। तो यानी कि ये ताइवान की जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉरिश हुई है और अपनी एक नई आइडेंटिटी और प्रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट वहाँ पर चली हैं। तो ऐसे में अब दोनों पावर का कंटेस्टेशन है ताइवान। देखिए ताइवान की लोकेशन यहाँ है जापान और यह है साउथ चाइना सी, और आपको पता है कि चाइना के ईस्ट चाइना सी में भी कॉन्फ्लिक्ट है, साउथ चाइना सी में भी कॉन्फ्लिक्ट है।
अगर ताइवान इंटीग्रेट हो जाता है चाइना से, तो ये जो जियोपॉलिटिकल कैलकुलस है इस क्षेत्र की, वो चाइना के फेवर में होगी। यूएस ने ऑलरेडी यहाँ पर भी एक आपको बेस दिखाता हूँ, ताइपिंग, अभी आई शो। तो ऐसे में यहाँ पर भी यूएस ने अपना बेस बनाया हुआ है और ताइवान उसके फेवर में रहता है। तो ऐसे में अगर ये जीत जाए चाइना फॉर्मली, तो ऐसे में यहाँ पर जो यूएस का काउंटर ऑफेंस है उसको चाइना न्यूट्रलाइज करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। ये एक कैलकुलस है उसकी। नो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान आपको बताया, लेकिन एक टीआरए के थ्रू उनको आर्म्स बेचता रहा है। यह देखिए यूएस मिलिट्री आउटपोस्ट ताइपिंग आइलैंड, एग्जैक्टली आपको दिखा दिया जाए। ये आपको दिख रहा होगा, ये साउथ चाइना सी यहाँ पर है और ये है ताइवान और ये है ताइपिंग आइलैंड। तो यहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस है। तो यूएस चाहता है कि देखो, हम जानते हैं कि देखो यहाँ पर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर चाइना ने अपनी मिलिट्री एग्रेशन का इस्तेमाल यहाँ के देशों के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए किया, तो हम यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर बैठे हैं। नाउ यूएस हिस्टोरिकली वार्न करता रहा है चाइना को कि भाई ताइवान के अगेंस्ट एक्शन ना लेना। ऐसा क्यों? याद करिए, मैंने 1979 से 82 के बीच में जो यूएस का रुख आपको बताया था, उसमें कहा था कि हम सम्मान करते हैं चाइना की इस बात का कि वो ताइवान को मदरलैंड का पार्ट मानते हैं और पीसफुली इंटीग्रेट करने की बात करते हैं। तो मुद्दा है पीसफुली, लेकिन अगर फोर्स का इस्तेमाल करोगे तो वो गलत है, क्योंकि फोर्स का इस्तेमाल खुद यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ है, कमर्शियल इंटरेस्ट भी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी। तो ऐसे में चाइना अंडर शी जिनपिंग अब वो बहुत तेजी से मजबूत हुआ है। और देखिए, जियोपॉलिटिक्स का एक रूल है, चाणक्य के टाइम से ये बात आती है कि ये स्ट्रेटेजिक इंसाइट है कि दूसरा अगर इतना ज़्यादा मजबूत हो गया कि आप पर हमला करने से उसको कोई नुकसान नहीं केवल फ़ायदा होगा, तो आप तैयार रहिए अपने ऊपर हमला कराने के लिए, क्योंकि मजबूत हमला करेगा और कमज़ोर को सफ़र करना होगा। इस वजह से स्ट्रेटेजिक इंसाइट कहती है कि आपको हमेशा कैलकुलेट करते रहना है अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है। तो ऐसे में शी जिनपिंग के अंडर बहुत तेज़ी से बढ़ा है चाइना, तो ऐसे में ये एक दिक्कत वाली बात हो सकती है ताइवान के लिए। अब इस एरिया में मिलिट्री ड्रिल्स एंड पेट्रोल्स की हैं चाइना ने, ये शो करने के लिए कि कभी अगर हमने अटैक किया और आपको कोई बचाने भी आया तो मान लीजिएगा कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी वजह से चाइना ने ताइवान के नदर्न पार्ट में और आपके ईस्टर्न पार्ट में मिलिट्री एक्सरसाइज की सक्सेसफुली। उन्हें पता है कि इधर वाला जो पार्ट है वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ तो खुद चाइनीज़ नेवी की कमांड्स वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर तो सबसे प्लस जो है वो है चाइना को ही है। और अगर नदर्न ईस्टर्न पार्ट में ऑलरेडी उन्होंने कैपेबिलिटी को डेवलप कर लिया है, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। और ताइवान को बेसिकली अगर वो कुछ झुकाव दिखा रहा है यूएस की तरफ, तो एक मैसेज जाता है कि वैसा ना करें। रिटेलिएशन फ्रॉम चाइना। अब देखिए, चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ताइवान इनएलिनेबल पार्ट है चाइना का और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और अब आप देखिएगा स्टोरी में ट्विस्ट। उन्होंने कहा कि देखो, यूक्रेन और ताइवान दोनों अलग अलग हैं। यूक्रेन एक अलग देश है जिस पर आप बात कर रहे हैं कि रशिया ने इन्वेजन किया अपनी सिक्योरिटी के लिए, जिसको चाइना कहता है लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन ताइवान तो हमारा पार्ट है, तो दोनों को आप एक जैसा कैसे मान सकते हैं? अलग है। अब ट्विस्ट देखिए क्या आता है। इसके बाद मीडिया पर्सन पहुंचते हैं व्हाइट हाउस और पूछते हैं कि भाई मिस्टर बाइडेन ने क्वाड समिट के दौरान कहा कि अगर मिलिट्री एक्शन हुआ तो यूएस मिलिट्री बचाने आएगी ताइवान को, तो क्या यूएस का स्टैंड चेंज हो रहा है? अब व्हाइट हाउस ने अपने स्टैंड को सॉफ्ट कर दिया। व्हाइट हाउस कह रहा है कि देखिए, वो जो आपने बात सुनी ना, वो आपने एक्चुअली गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दी। एक्चुअली हमारी पॉलिसी वही है कि हम चाहते हैं कि ताइवान के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए हमारा कमिटमेंट है और हम ताइवान को आर्म सपोर्ट देते हैं। यानी कि वो जो बात थी कि हमारी मिलिट्री डिफेंड करने आएगी, इस पर फिर एम्बिगिटी बेसिकली स्टैब्लिश कर दी है यूएस ने। अब ये देखिए, ये जानबूझ के किया जाता है जिससे कि चाइना भी गफलत में रहे कि भाई अगर मैंने फोर्स का इस्तेमाल करा तो यूएस आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको वो कैलकुलेशन भी रखनी पड़ेगी अपने साथ। तो इस ऐसे में अब उन्होंने कहा कि वन चाइना पॉलिसी हमारी है, ठीक है, क्योंकि चाइना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने लगा, इनएलिनेबल है और हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो यूएस ने कहा नहीं, वो हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, लेकिन हम चाहते हैं कि देखो आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, मिलिट्री एक्शन नहीं कर सकते। तो इस यूएस स्ट्रेटजी टुवर्ड्स जो ताइवान है वो विटनेस करिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख गया होगा, यूएस पीआरसी के लिए कहता है कि देखो हम पीआरसी को इस शर्त पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ताइवान का आप पीसफुल रेजोल्यूशन करेंगे।
यानी कि फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूएस ने कहा हम रेजिस्ट करेंगे अगर ताइवान के सिक्योरिटी, सोशल और इकोनॉमिक एंगल्स को आपने डिप्राइव करने की कोशिश करी, नुकसान करने की कोशिश करी बाय फोर्स। अब यहीं पर यूएस खेलता है। ये जो वर्ड रेजिस्ट यूएस ने रखा है अपनी पॉलिसी में, इस रेजिस्ट को डिफाइन नहीं किया। रेजिस्ट का मतलब केवल आर्म्स सप्लाई करना एज पर दिस ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 या फिर मिलिट्री एक्शन करना भी है। तो ऐसे में जो एनालिस्ट हैं वो इस रेजिस्ट पर फोकस करते हैं। अब ये देखिए जानबूझ कर बनाया जाता है ना, अगर रेजिस्ट ना कहते और कहते कि नहीं हम तो मिलिट्री डिफेंड करने आएंगे, तो फिर चाइना के साथ आपके रिलेशन बेटर हो ही नहीं सकते थे। चाइना से जो आपको फायदा हुआ आपकी कंपनियों को चीप मैन्युफैक्चरिंग का, वो ना होता। जो चाइना के साथ करीबी करके आपने कम्युनिस्ट ब्लॉक को वीक किया, वो ना होता। तो इस वजह से ये एक एम्बिगिटी रखना ये काम आता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ताइवान को ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि कोई गारंटी नहीं है कि यूएस आपको बचाने आएगा, ठीक है। तो ऐसे में इस पर ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मिस्टर बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया। सो व्हाई वाज ताइवान कंपेयर टू दिस यूक्रेन। अब देखिए यहाँ पर ये रशिया है, ये नज़र गड़ाए बैठा है यूक्रेन पर, इधर ताइवान पर नज़र गड़ाए बैठा है ड्रैगन। और इस दौरान देखा गया कि चाइना की पावर बहुत तेज़ी से बढ़ी और ये एक बड़ा कारण है। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक माइट को मिलिट्री माइट में कन्वर्ट किया है, और जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है एक यू कैन से एक जियोपॉलिटिक्स फ्लक्स बनता है उस एरिया में कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं। हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रही थी, उसको फोर्सफुली चाइना ने कर्ब किया। तो कहा जाता है कि अगर यहाँ पर चली उसको कर्ब किया तो यानी कि सेम या उससे ज़्यादा यू कैन से टफ पॉलिसीज़ वो ताइवान के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है। ताइवानीज फॉरेन मिनिस्टर ने मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा ओहो हम तो धन्यवाद देते हैं मिस्टर बाइडेन के स्टेटमेंट का, क्योंकि अगर आपके सपोर्ट में कुछ भी आपको आशा दिख जाए तो आप कहते हैं कि हाँ ये हमारे साथ बिल्कुल रॉक सॉलिड खड़े हैं। यूएस कितने रॉक सॉलिड खड़े हैं वो कुछ नहीं पता वैसे। अब जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री वो कह रही है कि देखिए सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है, कोर इंटरेस्ट है हमारे, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। तो आई थिंक अब आपको इशू क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा एक क्वेश्चन देखिए, इन द लाइट ऑफ यूएस ताइवान रिलेशंस डू यू थिंक यूएस हैज़ मूव फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी टू स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। यानी कि जो अब अभी चल रहा है तो इसमें यूएस ताइवान के रिलेशंस को नज़र में रखते हुए क्या आपको लगता है कि सही में स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी से स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की तरफ गए, या फिर अभी भी वो स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी बनाकर रखी गई है? तो उसका पूरा इवोल्यूशन अब आपको पता है। यू आर गोइंग टू यूज दैट इन दिस आंसर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।